पंडित नेहरू ने ऐसे कौन से अपराध किए थे कि उनको 9 बार जेल जाना पड़ा। 3200 से ज्यादा दिन जेल रहे वो। इतने साल, अब देखिए ना, अब आजादी के 47 से अभी हम ढूंढे तो हम लगभग 77 साल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जब पहलगाम हमले पर बात हो रही है संसद में, जुलाई के आखिरी हफ्ते में मानसून सत्र में, तो उसमें आप देखिए कि सवाल किया जा रहा है कि सुरक्षा में कोई चूक थी, तो जवाहरलाल पे ही चर्चा होती है कि जवाहरलाल के कारण पीओके। ये आपने जैतों की बात की थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो नेहरू जी की एक सोच थी उसके विपरीत हो गया। ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नेहरू जी ने वहाँ पर अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, उनके सामने झुके थे। क्या ये सच था या सिर्फ ये एक आरोप था? कल्पना नहीं कर सकते कि एक हथकड़ी में 2 लोगों को हैंडक्लफ करके बाजार में घुमाया जा रहा था, वो भी जवाहरलाल नेहरू को। उसको जिस कोठरी में रखा गया था उसकी जमीन कच्ची थी, जमीन पे बिछाने को चादर नहीं थी। आमतौर पर जब सावरकर की माफी की बात आती तभी नेहरू की बातें करने लगते जो विशुद्ध अप्रामाणिक है। यदि कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा तो उसको पेज नंबर 45 से जो 8 पन्ने का है चौथी गिरफ्तारी का, स्पष्ट समझ आ जाएगा। और चैलेंज है कि जो मैंने दस्तावेज दिए उसको अप्रूव करो, गलत है। 77 साल बाद भी आजादी के आज यदि पंडित नेहरू गाली सुन रहे हैं तो उनको मालूम था कि देश मेरे को इन चीजों के लिए दोषी ठहराएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलती किताबों के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। मैं हूं अर्चित सैनी और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे लेखक जिन्होंने सामाजिक मुद्दों को लिखने का एक मिशन बना लिया है, पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी मूल रूप से पत्रकार हैं और पूरे देश में घूम घूम कर पानी, पर्यावरण, सामाजिक और लोक सांस्कृतिक विषयों पर काम करते आए हैं। देश के प्रमुख अखबारों और पत्रिकाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा लेखन कर चुके हैं और उनकी कई किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसे दफन होते दरिया, धरती को बचाओ, डूबते उभरते शहर, जल मांगता जीवन, समय के सवाल, लोक, आस्था और पर्यावरण और भी कई। पंकज जी आकाशवाणी, दूरदर्शन और कई टीवी चैनल पर भी विशेषज्ञ के रूप में अपना योगदान देते आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में पंकज जी ने हमें बताया कि पंडित नेहरू जी के जेल जाने के पीछे की असली वजह क्या थी, उनका संघर्ष कैसा था और किस तरह उन्होंने राजनीति, परिवार और अपने आसपास के लोगों के साथ संतुलन बनाते हुए भारत को आज़ादी दिलाने के सपने को साकार किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियों और लेखकों से मिलवाता रहेगा आपका अपना बोलती किताबें। चलिए शुरू करते हैं। पंकज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलती किताबों के एक और मजेदार एपिसोड में। थैंक यू सर, पुस्तक पर डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि व्यूअर्स को एटलीस्ट पता चल सके कि किताब में क्या है और ये पुस्तक किस बारे में है। ये जो किताब है असल में जवाहरलाल नेहरू के जेल जीवन की नहीं है। आमतौर पर बहुत औसत आदमी ये पूछता कि आज़ादी की लड़ाई में सावरकर जी को तो काला पानी हुआ था, भगत सिंह को फांसी हो गई थी, लेकिन नेहरू जी कैसे जेल गए थे। एक अफवाह भी उड़ाई जाती कि वो तो बड़े आराम से गए थे, बड़ा लग्जरी लाइफ थी उनकी, सब कुछ था। देखिए, हमारे भारत में जो अंग्रेजों का बनाया हुआ भारतीय दंड संहिता, CRPC, IPC था, उसमें तय है कि कौन सा अपराध आप करेंगे तो आपको क्या सजा मिलेगी। यदि आप पे हत्या का आरोप है तो आपको फांसी की सजा मिलेगी या। लेकिन पंडित नेहरू ने ऐसे कौन से अपराध किए थे कि उनको 9 बार जेल जाना पड़ा। 3200 से ज्यादा दिन जेल रहे वो। ठीक है, तो इस किताब में वास्तव में मैंने ये बताने की कोशिश की आखिर नेहरू जी ने आजादी की लड़ाई के लिए ऐसा क्या किया था कि उन्हें अंग्रेज बार बार घेर के जेल ले जाते थे, और इसके समानांतर अदालत में क्या कार्रवाई होती थी। जब मुकदमा चलता है बिल्कुल तो कार्रवाई होती है, गवाही होती है, सफाई होती है, फिर सजा होती है।
तो आखिर कैसे चल रही थी, कैसे नेहरू जी पे 2 बार देशद्रोह का आरोप लगे, कैसे एक बार उन्हें पंजाब में हथकड़ी लगा के घुमा दिया गया। जी ठीक है जी। और तो मेरी कोशिश ये थी कि आम लोग इस चीज को, आम पाठक है वो जान पाए कि आखिर नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई के लिए ऐसे कौन से अपराध किए थे या कौन सा कानून तोड़ा था जो ब्रितानी हुकूमत को चुभता था और उनको जेल में डाल देता था। ये किताब इसके ऊपर है। इस पुस्तक का शीर्षक अपने आप में इस पुस्तक की कहानी बयां करता है। मैं कहीं सुन रहा था आपने इसके पीछे की एक कहानी है, वो कहीं आपने नरेट की थी, वो कहानी क्या है सर, वो बताइए एक बार। अगर बहुत साल पहले की बात है, रवीश कुमार जो अपना रात में 9 बजे एनडीटीवी पे शो करते थे, उस का शीर्षक ही उन्होंने जवाहरलाल हाजिरो रखा था। अच्छा। और उसमें कहा था इस देश के अंदर महंगाई बहुत बढ़ रही है, जवाहरलाल हाजिरो। इस देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है, जवाहरलाल हाजिरो। इस देश में लाइन एंड ऑर्डर की समस्या है, जवाहरलाल हाजिरो। इतने साल के बाद यानी इतने साल, अब देखिए ना, अब आज़ादी के सन 47 से अभी हम जुड़े हैं तो हम लगभग 77 साल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जब पहलगाम हमले पर बात हो रही है संसद में, जुलाई के आखिरी हफ्ते में मानसून सत्र में, तो उसमें आप देखिए कि सवाल किया जा रहा है कि सुरक्षा में कोई चूक थी, तो जवाहरलाल पे ही चर्चा होती है कि जवाहरलाल के कारण पीओके चर्चा हो। तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी हर जगह जवाहरलाल तो हाजिर है, लेकिन जब जवाहरलाल हाजिर हो की आवाज़ लगती थी वो तो जनता को मालूम ही नहीं है। तो इस किताब के हर अध्याय को, चूंकि 9वां जो आखिरी बार उनकी गिरफ्तारी है 1021 दिन वाली सबसे लंबी, उसमें कोई मुकदमा नहीं चला था, बाकी 8 मुकदमे चले और आम कैदी की तरह वो बाहर खड़े होते थे और उनको आवाज़ लगाई जाती थी जवाहरलाल वल्द मोतीलाल हाजिरो। एक वो व्यक्ति जो इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आया हो, एक वो व्यक्ति जिसका पिता उस समय देश के श्रेष्ठतम वकीलों में से हो, उसका लड़का एक आम कैदी की तरह अदालत के बाहर खड़ा होता था और एक चपरासी आवाज़ लगाता था जवाहरलाल हाजिर हो। तो चूंकि इस किताब के अंदर अदालती मुकदमे ही हैं, तो मैंने बोला कि एक ये शीर्षक ऐसा होगा कि मेरे पाठक भी जान सकेंगे कि जवाहरलाल अकेले अभी हाजिर नहीं हुआ, आज़ादी की लड़ाई में भी 8 बार अदालतों में हाजिर होता रहा है। जी, बहुत बढ़िया। आपकी पुस्तक की भूमिका कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी ने लिखी है। वो लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जवाहर जी के विचारों पर कीचड़ उछाला गया है, उनके जो व्यक्तित्व है उस पर हमले हुए हैं। जब भी ऐसा होता है तो कुछ व्यक्ति सामने आते हैं, कुछ विद्वान सामने आते हैं जो तथ्यों के साथ चीज़ों को सामने रखते हैं। तो क्या आपका भी यही उद्देश्य था किताब लिखने का, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? एक्चुअल क्या है कि देखिए, मूल रूप से मैं इतिहास का छात्र नहीं हूँ जी। मैं गणित में एमएससी हूँ। अच्छा। और फिर बुढ़ापे में आके 50 साल की उम्र में मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया था। हिंदी कभी मेरा विषय नहीं रहा। मैं या तो पर्यावरण जैसे विषयों पे लिखता रहा हूँ या बच्चों के लिए बहुत सारा लिखता रहा। सन 2014 के बाद में मैंने एक चीज़ महसूस की कि हमारा जो समाज है, अपने बुजुर्गों के प्रति कृतज्ञता की जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है उसको भूल रहा है। बिल्कुल। एक व्यक्ति जो 1915 में इंग्लैंड से पढ़ के आता है, बैरिस्टर, जिसके पिताजी की वकालत इतनी अधिक जमी हुई है, जो व्यक्ति का परिवार अपना पूरा आनंद भवन सरी का भवन देश को दान दे देता है, उस व्यक्ति की यदि हम नियत पर सवाल खड़ा करें कि उसकी नियत अच्छी नहीं थी आज़ादी की लड़ाई को लेकर, तो इट वॉज नॉट गुड। तो अब तक सर हम पुस्तक का उद्देश्य तो समझ चुके हैं। इससे पहले जेल यात्रा के बारे में बात करें, मैं थोड़ी सी नेहरू जी की जो राजनीतिक की जो उनकी एक लड़ाई रही है या जो उनका एक संघर्ष रहा है उसकी पृष्ठभूमि जानना चाहूँगा। ये शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे उनका राजनीति की तरफ रुझान आया, कैसे उन्होंने शुरुआत की? मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ये पढ़ने को मिला कि वो अपने कॉलेज के दिनों से पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो कहाँ से ये सब इंटरेस्ट कहाँ से आया है? एक्चुअल क्या, जब वो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे उस समय ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बाद में के खिलाफ दुनिया में बहुत सारी जगह संघर्ष हो रहे थे।
और वो उससे लगातार प्रभावित हो रहे थे। और जब वो इस देश में लौट के आए तो उनके लिए बहुत सरल रास्ता था, अपने पिताजी की वकालत संभालते जी। और छापते नोट। हम्म। लेकिन वो गांधी के उदय का समय था। देखिए, आजादी की लड़ाई उस समय बड़े विचित्र मोड़ पर थी। एक तरफ गरम दल, यानी जिसको हम क्रांतिकारी दल कहते हैं, वो का प्रादुर्भाव बढ़ रहा था। हम्म। ठीक है। दूसरी तरफ कांग्रेस की शुरुआत तो एओ ह्यूम ने एक एलिट क्लब के रूप में की थी। धीरे धीरे ये बात आने लगी है कि नहीं भाई, ये जो सत्ता है, सत्ता में हमको भागीदारी मिल जाए। स्वराज अपने राज्य की तो कोई कल्पना ही नहीं कर रहा था ना। सभी लोग उसी मूड में थे। लेकिन जो गरम दल के लोग थे वो कह रहे थे नहीं, हमें स्वराज ही चाहिए। लेकिन वो बात हम लोगों तक पहुंच नहीं रही थी। जब गांधी का उत्थान शुरू हो रहा है, गांधी चरम पे आ रहे हैं, तो गांधी मैसेज दे रहे हैं कि हमको अपना देश क्यों चाहिए, हमको संपूर्ण आजादी क्यों चाहिए। वो सब चीजें नेहरू जी को गहरे तक प्रभावित करती हैं। और शुरुआत के कुछ दिन ऐसे भी हुए कि मोतीलाल नेहरू बहुत ज्यादा सहमत नहीं थे अपने बेटे से। अच्छा। उन्होंने तो गांधी जी को पत्र लिखा था कि मैं कमाता हूं और ये खर्च कर देता है। जबकि मोतीलाल नेहरू जी खुद राजनीति में एक्टिव थे। मोतीलाल नेहरू गांधीयन मार्ग पे अपने बेटे के कारण आए। अच्छा। समझ रहे ना, आजादी को लेके। लेकिन वो बहुत रिजिड आदमी थे। वो गांधी से भी असहमत हुए, गांधी से विद्रोह किया उन्होंने, अलग दल बना लिया, स्वराज पार्टी बना ली। लेकिन उन्होंने कभी जवाहरलाल को नहीं कहा कि तुम गांधी का साथ छोड़ दो। वो एक विचित्र दौर था जिसको कहते हैं कि पूरे देश जो था एक संक्रमण काल से गुजर रहा था, है ना। क्रांतिकारी आंदोलन अपने राह पे चल रहा था। अब आपको बताऊं कि जो नेहरू जी की तीसरी गिरफ्तारी है जैतों की, पंजाब वाले आंदोलन की, उस आंदोलन के लिए जब लोगों के जत्थे निकलते थे तो शहीद आजम भगत सिंह अपने छोटेपन में वो जत्थों की सेवा किया करते थे। अच्छा। उनके गांव के सामने से निकलते थे वो जत्थे, तो उनको पानी पिलाना जो होता था, क्योंकि उनके घर के लोग आज़ादी की लड़ाई से जुड़े हुए सभी। और आप देखिए कि कितना साम्य है। नेहरू जी के जो 8 मुकदमे हैं, 8 मुकदमों में 3 चीजें कॉमन है। पहली चीज वो कहते हैं, मैं आपका कोई कानून नहीं मानता हूं। आपने जिन कानून के तहत मुझे गिरफ्तार किया, मैं आपकी सरकार को ही नहीं मानता हूं, तो आपके कानून को नहीं मानता हूं। एक चीज। दूसरी चीज, नेहरू जी ने वाइजली अदालत का इस्तेमाल अपना संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। यानी उन्होंने उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई उस पर एक वक्तव्य दिया। उन्होंने एक चैनल बनाया। कई बार जो है वो वक्तव्य देने को नहीं मिला तो उन्होंने लिखित वक्तव्य दिया, क्योंकि उसको अखबार कवर करते थे। और तीसरी चीज जो बड़ी मजेदार है, जिसको अपन रोचक कह सकते हैं, हर बार वो कोर्ट में कहते थे कि आपके जिस खुफिया आदमी ने मेरे भाषण का डिक्टेशन लिया, शॉर्ट एंड, और ट्रांसलेशन किया है, वो नौकरी करने लायक नहीं, वो भ्रष्ट अनुवाद है उसका। मैंने ये नहीं ये कहा था, इसके ऊपर सजा सुनाओ। और आप एक रोचकता है, देखिए, शहीद आजम भगत सिंह बाद में जब कोर्ट में खड़े होते हैं सैंडर्स हत्याकांड के बाद में, तो उन्होंने भी ठीक इसी तरह अदालत को मुझे आज़ादी क्यों चाहिए, मैंने ये क्यों किया, ये बात पूरी दुनिया को पहुंचाने के लिए उन्होंने अदालत कर। हालांकि ये दोनों लोग जो हैं वो फ्रांसीसी वायली से प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति के समय ये सब हुआ था। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन हम उस विचारों को किस तरीके से यहाँ लेके आ रहे। 1920 में रूस से जारशाही का अंत हुआ, लेनिन सत्ता में आए, लेनिन क्रांति से आए थे। और लेनिन से जितने प्रभावित शहीद आजम भगत सिंह थे, उतने ही प्रभावित नेहरू थे।
और इसी पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो लेनिन कहते थे कि सत्ता बंदूक से मिलेगी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो फिर तो सर ये गांधीवाद जो लेकिन था वो तो लेनिन ने सत्ता बंदूक से मिलने की बात नहीं कही थी, माओ ने कही थी। माओ ने कही थी, बिल्कुल सही ठीक है, है, वो माओ ने कही थी। लेनिन तो बहुत प्रोग्रेसिव थे जब वो आए। आप सोचो, उसको एक जारशाही मिली थी और उसके बाद उसने आने वाले 20 सालों में अपने पूरे देश को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शीर्ष पे पहुंचा दिया। बिल्कुल। आप देखो ना, हमारे यहाँ तो 52-55 में हम लोगों ने, जब BHEL की स्थापना हो रही थी, जब BEL की स्थापना हो रही थी, हमारे सब रशियन इंजीनियर आ रहे थे ना। जी जी। ठीक है ना। तो सत्ता शासन चलाने का जो तरीका था, जिसके अंदर साहित्य था, संस्कृति था, आधुनिकता थी, विज्ञान था, इससे दोनों लोग प्रभावित थे। ठीक है। तो यदि हम इस किताब को पढ़ते हैं तो हम जब उनके मुकदमे में वो जो अदालत में बयान दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये एक गांधीयन नहीं दे रहा है, एक क्रांतिकारी का जवाब है। जी। तो 1922 में नेहरू जी पहली बार जेल गए, क्या वजह थी सर जेल जाने की? जो पहली गिरफ्तारी है जिसमें बाप बेटे दोनों साथ हाँ, गए, उनके पिताजी भी साथ गए थे उसमें, दोनों साथ गिरफ्तार हुए थे, है ना। तो वो बहिष्कार का मसला था। हम बहिष्कार करते हैं ब्रितानी चीजों का, उसके लिए बाजार में जवाब बनाने का मसला था। अच्छा, वो था उसके अंदर। अच्छा, है ना। ठीक है। तो समय समय के साथ नेहरू जी का कद बढ़ता गया, वो राजनीति में सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर बढ़ते जा रहे थे। परंतु अभी आपने जैतों की बात की थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो नेहरू जी की एक सोच थी उसके विपरीत हो गया। ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नेहरू जी ने वहाँ पर अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, उनके सामने झुके थे। क्या ये सच था या सिर्फ ये एक आरोप था? इस बात की सच्चाई, वो दस्तावेज इस किताब में उल्लेख किए गए। अच्छा। ठीक है। हुआ कहता है, जैतों जब वो जा रहे थे संतानम और द्वानी के साथ में, तो इनको बीच रास्ते में एक स्टेशन पहले उतार लिया गया था। अच्छा। ठीक है। और जब इनको गिरफ्तार करके ले गए तो उनका बाकायदा हथकड़ी लगा के जुलूस निकला। इनको एक ऐसी हवालात में रखा गया था जहां पर इनको चूहे ने काट लिया था, कच्ची जमीन पे थे। ये 11 दिन वहां जेल पे रहे। नेहरू ने कोई माफी नहीं मांगी थी। मोतीलाल नेहरू ने वाइसराय को एक खत भेजा था। अब आप देखिए, जो जैतों का शासन था वो राजा के हाथ में था, अंग्रेज के हाथ में नहीं था। वहाँ पे CRPC IPC कुछ नहीं चलती थी। इस किताब को इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो कि नेहरू जी कहते हैं कि मैं इतना बड़ा बैरिस्टर था और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि वहाँ पे जो शासन चल रहा है वो किसी कानून के तहत चल ही नहीं रहा। अच्छा। वो ना हिंदी लिखते थे, ना अंग्रेजी लिखते थे, पंजाबी में लिखते थे। अच्छा। ठीक है। उस समय कम्युनिकेशन के ऐसे रास्ते तो थे नहीं। नेहरू जी उसी साल जनवरी में जेल से छूट के आए थे। अच्छा। ठीक है। कांग्रेस का सम्मेलन था। कांग्रेस का सम्मेलन जैसे ही खत्म हुआ तो उनको जैतो आमंत्रित किया गया, चले गए। वहां पे अरेस्ट हो गई, कोई खबर नहीं आ रही थी। मोतीलाल नेहरू ने एक तार वायसराय को किया था कि मेरा बेटा इस तरीके से परिस्थिति में है और उसके साथ में कानूनन कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन उसमें कोई माफीनामा या उसको छोड़ दिया जाए, अच्छा, या उसे माफ कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें एक शर्त थी। वो शर्त थी कि ये इन फ्यूचर इस रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है। देखिए, इस पूरी किताब की खासियत है, इस पूरी किताब में जिस तरीके से नेहरू ने अपनी किसी भी बात की सफाई नहीं दी, हमने भी नेहरू की तरफ से कोई सफाई नहीं दी। जो तथ्य हमने जैसे थे एक वैसे जगह रखे। लिखा कि नेहरू चौथी यात्रा के बाद ऊब गए थे जेल, जाके सोच रहे थे अब मुझे जेल नहीं जाना है। एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। देखिए, हिस्ट्री में किसी भी किरदार का जो आकलन है वो संपूर्णता में किया जाता है। कोई भी भगवान के रूप में पैदा नहीं हुआ। हर एक के कुछ फैसले गलत हैं, कुछ सही हैं। उसका एक मन है, एक मस्तिष्क है।
लेकिन इस किताब के पेज नंबर 45 से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इसकी बहुत स्पष्टता से दस्तावेज है कि माफ़ी मांगने वाली बात या इस टाइप की बात विशुद्ध झूठ है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक हथकड़ी में दो लोगों को हैंडक्लफ करके बाजार में घुमाया जा रहा था, वो भी जवाहरलाल नेहरू को। उसको जिस कोठरी में रखा गया था उसकी जमीन कच्ची थी, जमीन पे बिछाने को चादर नहीं थी। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ठीक है ना। तो हम बहुत सारी चीज़ों को, चूंकि आपको राइट विंग को सावरकर के माफीनामों को पर्दा डालना है। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, सावरकर जी के बारे में इरेलेवेंट है, लेकिन यहाँ इसलिए उसकी चर्चा करना जरूरी क्योंकि आमतौर पर जब सावरकर की माफी की बात आती है तभी नेहरू की बातें करने लगते हैं, जो विशुद्ध अप्रामाणिक है। यदि कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा तो उसको पेज नंबर 45 से जो 8 पन्ने का है चौथी गिरफ्तारी का स्पष्ट समझ आ जाएगा। और चैलेंज है कि जो मैंने दस्तावेज दिए उसको अप्रूव करो, गलत है। सावरकर जी एक क्रांतिकारी थे। काला पानी की जेल के पहले वो एक क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी घटना के कारण उनको सजा हुई थी। अकेले क्रांतिकारी नहीं थे, समाज सुधारक भी थे। उन्होंने विधवा विवाह, छुआछूत के लिए बहुत सारा काम किया। लेकिन काला पानी से लौटने के बाद में फिर रत्नागिरी जेल से जब वो लौट के आए उसके बाद में उनका रवैया अलग हो गया। काला पानी के बाद उनको रत्नागिरी शिफ्ट किया गया। हाँ, वहां से उनकी रिहाई हुई थी, ठीक है ना। इसीलिए जब उनको आप भगत सिंह या नेहरू के बराबर लाने की कोशिश करते हो तो सवाल उठता है। सन 1922 से लेकर 1947 तक उन्होंने कोई आंदोलन, कोई लेख, कोई नारा ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ तो दिया नहीं, ठीक है। पंडित नेहरू 1915 से लेकर 1947 तक सतत संघर्ष में रहे। परिवार में चल रहा था, आप देखिए कि पिताजी की डेथ हो जाती है। वो पिताजी के जिसको कहते हैं कि ब्लू आई बॉय थे। जब पिताजी की डेथ हो गई और उसके बाद में पहली बार वो गिरफ्तार हुए और उनके घर में कुर्की आई और उनकी पूरी कार की जब्ती हुई, वो कहानी मैंने इसमें दी है। उसके पहले तो होता था कि जब कुर्की आती थी तो जवाहरलाल कहते थे मेरा तो कुछ भी नहीं, सब पिताजी का है। कुर्की मतलब सामान जब्त करने आते थे वो लोग, ठीक है ना। लेकिन जब पिताजी की डेथ हो गई उसके बाद में उनको महसूस हुआ अरे मेरे ऊपर छतरी नहीं है। जब उनकी वहां स्वरूप रानी को लाठी लगती है, एक वक्त ऐसा है कि घर की पूरी महिलाएं, पूरे पुरुष सब जेल में, घर में केवल बच्चे हैं। अच्छा। पत्नी की डेथ हो रही है, माँ की डेथ हो रही है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान में जब सबसे क्रूशियल टाइम चल रहा है 1942 का, द्वितीय विश्व युद्ध का, और कांग्रेस के पूरा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सब जेल में है। उसके ठीक पहले इंदिरा जी की शादी की बात हो रही है। वो समाज भी आज के समाज की तरह ही धर्म भीरू था और कोई भी इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि इंदिरा गांधी एक गैर हिंदू पारसी से शादी करेगी। वो भी नेहरू जी में प्रेशर था। उन्होंने किस तरीके से लेख लिख के उस पर सफाई दी, गांधी जी ने उसको संभाला। और वो जो पूरी परिस्थितियां थी, आपको परिवार की परिस्थितियों को संभालना है जी, देश की परिस्थितियों को संभालना। और वो इतना सही था, क्रिप्स कमीशन आ रहा है, आपको लंबी बातें करनी है, आपको अपने सामने की चीज़ रखनी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है, आपको उसकी बातें रखनी है। आपको अनपढ़ किसानों को समझाना है कि स्वराज क्यों जरूरी है। जो गोरखपुर की गिरफ्तारी क्या है, किसान आंदोलन है जी। किसानों को जब तक आप नहीं समझा पा रहे थे कि वो उनको क्या अंतर पड़ रहा था कि किसका शासन है, वो आपके पीछे लाठी खाने क्यों जाएंगे। तो इस तरीके से आम लोगों को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, दलित को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ना। और एक गांधी, उस समय बामुश्किल 17-18% पूरे देश की साक्षरता दर थी, कोई अखबार नहीं थे,
टीवी होने की तो कल्पना नहीं करते थे, रेडियो गिनो चुनो घर में होते थे, और एक बूढ़ा वर्धा में या साबरमती में या दिल्ली में बैठ के बोलता था कि 3 दिन बाद हड़ताल होगी, हड़ताल हो जाती थी। कौन थे उनके साथ में? ये नेहरू थे, ये पटेल थे, ये मौलाना आजाद थे, मदन मोहन मालवीय थे। ये पूरी जो बैटरी थी उनके पास में। क्योंकि देखिए, शहीद आजम भगत सिंह की फांसी के बाद में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग खत्म हो गया था। हमारे पास में देश की आजादी का जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो क्या थी? सन 37 में देश में जब चुनाव हुए तो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी कांग्रेस भी थी। सन 42 में ब्रितानी हुकूमत ने सबको जेल भेज दिया, केवल 2 पार्टियों सबको अवैध घोषित कर दिया, केवल मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये 2 तो पार्टियां थी जिनको अवैध नहीं घोषित किया गया था। और जब 44-45 के चुनाव होते हैं उसके अंदर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में समय मुस्लिम लीग जीतती है। कांग्रेस के सामने एक चुनौती थी कि क्या जो विभाजन का बीज बोया गया था वो पकने लगा है, और क्या विभाजन ना हो इसकी आड़ में अंग्रेज थोड़े दिन और शासन करना चाहते हैं। ये जितने तनाव थे, 77 साल बाद भी आज़ादी के आज यदि पंडित नेहरू गाली सुन रहे हैं तो उनको मालूम था कि देश मेरे को इन चीज़ों के लिए दोषी ठहराएगा। ये छोटा तनाव नहीं होता है। अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपनी संपत्ति, अपना करियर, सब कुछ देश के लिए दांव लगा देना, और उसके बाद भी उन सवालों के लिए तैयार रहना, ये पूरे संघर्ष की गाथा है। जी। तो इसीलिए इस किताब को इस समय एक बार पढ़ना इसलिए जरूरी है। आप किसी के अंधभक्त मत बनो। देखिए, एक चीज बताऊं, कोई भी किताब जो है वो लोकतंत्र की तरह होती है। वो आपको अपना विषय चुनने, जी, उस विषय को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता देती है। बिल्कुल, अधिकार आपको अपने पसंद का लेखक चुनने, अपने पसंद की भाषा चुनने, अपने पसंद की जगह पर बैठ के पढ़ने का हक देती है। जी। तो इसीलिए जिस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत होंगी उसमें वैविध्यतापूर्ण किताबें जरूर आएंगी। हम लोग हर पुस्तक मेले में देखो, उसी टेबल पर सावरकर होता है, उसी पे गांधी होता है, उसी पे चे गुवेरा होता है, उसी के ऊपर गुरु गोलवलकर होते हैं। तो इस किताब को पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप नेहरू के भक्त बन जाएं, आप हर चीज से सहमत हो, लेकिन कम से कम एक दूसरा पक्ष, जिस व्यक्ति ने देश की आज़ादी के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, सब चीज के लिए नेहरू दोषी थे जी, लेकिन आज़ादी की लड़ाई जो चल रही थी उसमें जो कुछ पक्ष थे, कांग्रेस एक पक्ष था, मुस्लिम लीग एक पक्ष थी, हिंदू महासभा भी एक राजनीतिक दल था। जी। पूरे कांग्रेस के नेता 1029 दिन तक तो जेल में थे, तो भी इस देश की आम लोगों ने, आम रियाया ने हिंदू महासभा पे भरोसा करके उसको अपना दल क्यों नहीं माना? जी। जनता ने माना, तभी तो आजादी के बाद सत्ता में आने का मौका कांग्रेस को मिला। जी। नहीं मिलता, बिल्कुल, हिंदू महासभा को मिलता। यानी उस समय का जो दौर का आदमी था वो आजादी की लड़ाई किन मूल्यों के लिए लड़ी जा रही है उससे कन्विंस था, सहमत था। देखिए, आप जान के चलिए कि हमारे दौर में हम सब लोग टेक्नोलॉजी में मजबूत हैं जी, लेकिन व्यावहारिकता में, रिश्ते रखने में, संवेदना में, इंसान की पहचान करने में, प्रकृति की इज्जत करने में, गलत और सही के लिए डरने में हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। जितने जितने साल बढ़ते चले जा रहे हैं, व्यावहारिकता में हम अपनी पुश्तों से अलहदा होते चले जा रहे हैं। जी। चलिए सर, वापस से किताब पे आते हैं। जब नेहरू जी 5वीं बार जेल गए तो उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला था। आपने पुस्तक में लिखा है
कि नेहरू जी का ये मुकदमा आज़ाद भारत की अदालतों में भी कई बार गूंजा और 2022 में मई 2022 में हाल ही में इस कानून को रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। हाँ। क्या था सर ये कानून? एक्चुअली उस समय क्या था कि यदि आप सरकार से असहमत हैं, यदि आप सरकार के किसी कानून से या सरकार के किसी कदम से इत्तिफाक नहीं रखते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। ये हमारे सीआरपीसी में था। अच्छा। यस। तो इसीलिए जब नेहरू जी ने उस समय लोगों को कर जमा नहीं करने के लिए अपील की थी किसानों को, वो पूरा जो आंदोलन चला था, है ना, तो ये नमक सत्याग्रह के बाद की बात है, तब उन पे देशद्रोह का मुकदमा चला था। तो जब अभी सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे संविधान का मूल चरित्र में है, तो यदि अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझको है, तो फिर मुझको अपनी बात और असहमति व्यक्त करने का हक क्यों नहीं है? ना तो मैं शस्त्र उठाए हूँ, न मैं ऐसा प्रतिरोध कर रहा हूँ जिससे कि शासकीय तंत्र को नुकसान हो। जी। मैंने केवल एक बात कही और उसके लिए आपने मुझको सेडिएशन में डाल दिया। उस समय आंकड़े आए थे 2021 के आसपास कि उस समय देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कई हजार मुकदमे कायम कर दिए थे कि यदि आप सरकार से असहमत है, आपने कोई आंदोलन किया, आपने प्रदर्शन किया, तो सबसे डर था कि आपको सेडिएशन में अंदर किया, इसमें जमानत नहीं होती थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस जब मुकदमे का फैसला लिखा जा रहा था, तब पंडित नेहरू के इस मुकदमे की चर्चा हुई थी। अच्छा। उसमें दर्ज है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये था। नेहरू जी जब आखिरी बार जेल गए तो वो आई थिंक 1041 दिन जेल में रहे। वो समय था जब आज़ादी की तरफ लोग बहुत ज़्यादा मतलब गंभीरता से सोचने लगे थे, काफ़ी सारे आंदोलन हो रहे थे। कितना मुश्किल रहा होगा उनको 1041 दिन जेल में रहना। शायद 1942 की बात है ये। जेल में रहकर आंदोलन करना तो कितना मुश्किल था उनको, सब चीज़ में तालमेल बिठाना। देखिए, उस समय की स्थिति ये थी कि भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन 9 अगस्त को ग्वालियर मैदान बम्बई से कहा था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन। वो उस दौर का पिछले 2 दशक का सबसे भयंकर आंदोलन था। और वो उस समय क्यों हुआ था? क्योंकि पूरी दुनिया, जो अंग्रेज सरकार है, वो दूसरे विश्व युद्ध के लिए लगी हुई थी। वो अधिक से अधिक भारतीयों को फौज में भर्ती करना चाहती थी, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहती थी। कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस ने बोला था कि हम किसी भी कीमत पर हमारे भारतीय सैनिकों को आपके युद्ध के लिए मरने नहीं देंगे, हम इन लोगों को भर्ती नहीं होने देंगे, आप अभी देश छोड़ दो तो जाओ। ठीक है। तो वो जो आंदोलन था उसकी आंच सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ली थी। वही दौर था जब सावरकर और हिंदू महासभा के लोगों को अंग्रेजों की इस फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वो वही दौर था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज सरकार को लिख रहे थे कि इस समय इन लोगों को कुचल देना चाहिए, आंदोलन करने का समय नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज है। और पंडित नेहरू पे तो व्यक्तिगत प्रेशर था, क्योंकि उसी समय इंदिरा जी की शादी वाला जो मैंने आपको मसला बताया, उसी समय विदेशों से इतना दबाव था कि आप किस तरह पे, आप मित्र देशों की ओर हैं कि जापान की ओर हैं। उसी समय आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान की मदद से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से हमला कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस के मोतीलाल नेहरू से रिश्ते थे, पारिवारिक रिश्ते थे। जो उनके व्यक्तिगत अंतरंग बातें होती थी वो सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल में होती थी। एक पत्र मेरे हाथ लगा जिसमें मोतीलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को लिख रहा है, प्रिय सुभाष, मेरी और अपनी पत्नी का नाम लिख के कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सौरप्राणी में 7 दिन कलकत्ता में आराम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग मुझको डिस्टर्ब करें, तो ऐसी मेरी व्यवस्था कर दो। तो वो लिखते, प्रिय मोतीलाल, आप आ जाओ, फला फला जगह की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आओ और आपके लोगों से मुलाकात ना हो।
ये रिश्ता था। असहमति के बाद में कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने का जितना विरोध था नेहरू के बाद में, तो भी जब आजादी हिंद फौज का गठन किया गया तो उसने नेहरू ब्रिगेड ही बनाई थी ना। अपने भाषण में उन्होंने क्या बोला था कि मैं इस देश को आजाद करा के महात्मा गांधी के हाथ में देना चाहता हूँ। तो वो जो आजादी की लड़ाई की वो बातें आ रही थी सुभाष चंद्र बोस की सेना को लेकर, वो सब नेहरू जी को तनावग्रस्त किए हुए थी। क्योंकि वो दौर ऐसा नहीं था कि अच्छा हुआ, अच्छी पिटाई हो रही, बहुत बढ़िया हो जाए, वो नहीं था। उस समय के नेताओं में आपस में प्रेम, अपनत्व इतना कूट के भरा था कि वो एक बहुत जिस्म और एक जान की तरह रहते थे। अच्छा। तो वो एक सरल चीज नहीं थी। इस किताब में एक चित्र लगाया कि अहमदनगर जेल की फोर्ट के ऊपर नेहरू जी खड़े हैं, उस सामने सैकड़ों लोग खड़े हुए उनको देखने के लिए। वहाँ पे वो कैसे समय काट रहे हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं। वहाँ पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, और आपस में जो नेता बैठ रहे हैं तो देश की आज़ादी का संकल्प, उनको खबरें मिल रही है कि ग्रेस कमीशन आने वाला है, वो किन किन शर्तों पे बात कर रहा, हम पूर्ण स्वराज देना चाहते हैं कि सत्ता में भागीदारी रहना चाहते हैं, किन किन लोगों के लिए रिजर्व क्षेत्र हो, ये सब चर्चाएं चल रही थी। तो इसकी कोई लिखा पढ़ी करना ये कोई बहुत सामान्य चीज नहीं थी। वो बड़े तनाव के दिन थे, और वो तनाव के दिन जब आइसोलेशन में हुआ, वो विश्व इतिहास की आज़ादी की लड़ाई की एक विलक्षण घटना है, जिसको बहुत सारे नेताओं ने अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी जब हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी तब आपने सावरकर जी का जिक्र किया था, बीच में भी आपने किया था। तो समय समय पर नेहरू जी पर इल्ज़ाम लगते आए हैं कि उनकी जो जेल यात्राएं थी वो एक राजनीतिक स्टंट थी। उनके साथ इतनी यातनाएं नहीं हुई जितनी बाकी आंदोलनकारियों के साथ हुई। जैसा आपने बताया कि सावरकर जी को काला पानी की सजा हुई थी, परंतु जो जवाहर जी थे उनको नॉर्मल जेलों में रखा गया। तो क्या ये भी सही है या फिर ये भी सिर्फ आरोप ही है? देखिए, मैंने इस बात की शुरुआत का समय आपको बोला था कि जो पूरा देश था उस समय भी सीआरपी से अकॉर्डिंगली चल रहा था जी। यदि आप राजनीतिक बंदी हैं तो आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी। यदि आप पे हत्यासरी का आरोप है, यदि काकोरी कांड पे आप पे आरोप का था, आप पे ट्रेन लूटने का आरोप था, सैंडर्स की हत्या का आरोप था, संसद में बम फेंकने का आरोप था, सावरकर पे चापेकर बंधुओं को हथियार देकर पुणे के कमिश्नर की हत्या का आरोप था, ठीक है ना। तो ये जो आरोप हैं, आप किस अपराध में बंद हैं उसके अनुरूप आपकी सजा तय होगी। और फिर जिन लोगों को लगता है, इस किताब में कुछ फोटोग्राफ दिए हैं, वो बरेली जेल की वो कोठरी देखें। उस समय अल्मोड़ा जेल में जब वो रहते थे, अल्मोड़ा को सबसे दूभर जेल कहा जाता था क्योंकि वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं था। अच्छा। और अल्मोड़ा जेल में लोग जाते नहीं थे क्योंकि वो एक वीरान था, एकांत था। चूंकि कमला जी वहाँ पर सैनिटोरियम में भर्ती थी, तो नेहरू जी को एक था कि मेरी पत्नी मेरे वहाँ पे पास में, इसलिए बरेली जेल से उन्होंने अपना ट्रांसफ़र अल्मोड़ा कराया था। यदि आप ये जो इलाहाबाद की जिस बैरक में बंद थे, जिसको कुत्ता बैरक कहा जाता है, अच्छा, उसका चित्र उन्होंने इसमें बना के दिया है कि वो कितनी बड़ी बैरक है जिसके अंदर वो है। बरेली की बैरक के तो वहाँ के उनके रिकॉर्ड में कि किस तरीके से उसके अंदर मच्छर पैदा हो गए थे, किस प्रकार से उसमें कबूतर आ जाया करते थे। देखिए, कोई भी जेल ही होती है जी। आप पे अपराध क्या है। यदि नेहरू जी ने हत्या की होती किसी की तो जाहिर है उन पे वो अपराध चलते। उन पे राजनीतिक अपराध थे, जैसे उन पे बोला कि उन्होंने अंग्रेजी कपड़ों की बहिष्कार के लिए किताब दुकानों के बाहर धरना दिया और उनको धमकी दी कि यदि तुम इस कपड़े को बेचोगे तो हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे। एक ही अपराध है, एक अपराध सीधे गोली चलाने का है जी। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई, आप एक चीज बताइए ना, आडवाणी जी रथ यात्रा के समय गिरफ्तार हुए, कहाँ रखे गए थे?
ललितपुर के बाद परीक्षा के गेस्ट हाउस में रखे गए थे ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी गिरफ्तार हुए थे जब कश्मीर गए थे, जी, तो कहाँ रखे गए थे? गेस्ट हाउस में ही थे ना। लेकिन ये गेस्ट हाउस में कभी नहीं रहे नेहरू जी। नेहरू जी विशुद्ध जेल में रहे हैं, चाहे वो अलीपुर कोलकाता की जेल हो या अल्मोड़ा की जेल हो, चाहे बरेली की जो है इलाहाबाद। आखिरी गिरफ्तारी सबको अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था। अहमदनगर फोर्ट मूल रूप से एक जेल ही था। अच्छा। जो जेल क्या कहलाता है? आपको आम लोगों से काट दिया जाए। क्या यह संभव है कि आपको एक ऐसे कमरे में रख दिया जाए, आपको सब सुविधा दी जाए, रोज आपको 56 भोग खिलाया जाए, लेकिन बोल दिया जाए आप बाहर किसी से नहीं मिलोगे, आपको अखबार भी दे दे, टीवी भी दे दे, कितने दिन रख सकते हो आप? जी, देखिए, कुतर्क करने से पहले हमको पढ़ना चाहिए। इस किताब को लिखने में आखिर वो कौन सी धाराएं थी जिसमें वो बंद हुए थे, और आखिर कौन सी धाराएं थी जिसके अंदर सावरकर जी या भगत सिंह जी बंद हुए थे? तो उसके ट्रीटमेंट में फर्क होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना जी। चंद्रशेखर आजाद की जब शहादत हुई, उसके बाद उनके पूरे इलाके में हल्ला हो गया कि एक डकैत मारा गया है। उनकी माँ को खाना देने वाला कोई नहीं था। हमारे लिए वो हीरो है, लेकिन ब्रितानी हुकूमत के लिए कौन थे? बिल्कुल। और कानून के अकॉर्डिंगली चल रहा था ना सब कुछ। नेहरू जी के लिए कोई अलग से कानून तो लिखा नहीं गया था। जिन अदालतों में उनका पेश किया जा रहा था उन्हीं धाराओं में किया जा रहा था। जी, ऐसे बात है सर। जब भी आप इतिहास की बात करते हैं तो आपके तथ्य इतने मजबूत होने चाहिए कि उन्हें कोई नकार ना सके, और आपने इस पुस्तक में बखूबी काम किया। तो कितना मुश्किल था आपके लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करना और इतने सिलसिलेवार तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना? एक्चुअल हुआ ये कि इस किताब को मैं करने की इच्छा मेरी 7 साल से थी लगभग। अच्छा। लेकिन चूंकि मैं नेशनल बुक ट्रस्ट में नौकरी कर रहा था, नेशनल बुक ट्रस्ट में मुझे समय नहीं मिलता था, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि निज़ाम बदलने के बाद में वहाँ पर इस तरह के विषयों पर लिखने के लिए थोड़ा सा सोचना भी पड़ता था। और राजनीतिक, हालांकि राजनीति नहीं है ये। मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कहूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे से इसकी भूमिका लिखवाने का उद्देश्य कतई ये नहीं है कि खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मेरे को लगा कि कांग्रेस पार्टी में आज एक ऐसा आदमी है जो उस उम्र का और नेहरूवियन आइडियोलॉजी का है, इसलिए मैंने उनसे लिखवाया। इस किताब को लेकर खड़गे जी के यहाँ से या किसी कांग्रेस लीडर के हिसाब से के यहाँ से आज की तारीख तक कोई प्रचार, कोई ट्वीट, कोई फेसबुक पोस्ट कुछ नहीं है, ना मैंने उसके लिए किसी को प्रेशर किया। आपने सिर्फ भूमिका लिखवाई। भूमिका, क्योंकि वो नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले व्यक्ति बच रहे थे, ठीक है ना। तो जब इस किताब पे काम करना शुरू किया तो शुरुआत में क्या हुआ कि मैंने दस्तावेज इकट्ठे किए, अलग अलग भाषा में थे। ये जेतो वाला पंजाबी का था, कुछ अंग्रेजी के थे, एक दो फारसी उर्दू वाले भी मिले। मैंने जब उनको दस्तावेजों के रूप में कंपाइल कर दिया और पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा कि मैं खुद इस किताब को 10 पन्ने नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अदालती भाषा तो बस सूखी सूखी होती है ना जी। फिर उस फर्स्ट ड्राफ्ट को मैंने फेंक दिया। फिर मुकदमे की रोचकता को बनाए रखना, साथ की घटनाओं को जोड़ते चलना, उसकी कोर्ट की उन्हीं भाषा को हिस्से में रखना जो आम आदमी को मालूम पड़े कि इस केस में क्या है, या पंडित नेहरू के बयान के उन्हीं हिस्सों को उसमें रखना, उसको भी अपनी भाषा देना। मैंने अपनी भूमिका में लिखा है कि मैंने इसको बहुत सारी जगह अपनी भाषा दी है ताकि इसकी तरलता, प्रवाह बना रहे। तो हर काम चुनौती वाला तो होता ही है जी। दूसरा, इस दौर में जब पंडित नेहरू देश की सभी समस्याओं के गुनाहगार हों, तो उस समय नेहरू जी पे किताब लिखना भी एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यदि उसमें खुदा ना खास्ता कोई भी तकनीकी प्रामाणिकता की दिक्कत आएगी तो इसको आउटराइट रिजेक्ट करने वाले, इसकी आलोचना करने वालों की संख्या में कमी नहीं है। लेकिन एक इतनी बड़ी संख्या में इस किताब की बिक्री के बाद भी आज की तारीख तक ना तो अमेजन पर ना किसी पत्र पत्रिका में इस किताब के तथ्यों को लेकर किसी ने एक लफ्ज़ भी लिखा है। जी। और
शायद चूंकि मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, इसलिए ये मेरे लिए बड़ा सरल था कि भावनाओं में बहने की जगह तथ्यों को ऐसे मजबूत तरीके से रखो कि अंत में जो रिजल्ट आए वो इक्वेशन के इक्वल ही आए, यानी कहीं उसके वैल्यूज में फर्क नहीं आना नहीं सर, ये चीज़ बखूबी आपके लिए काम करी। और मेरा खुद पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर कोई भी पुस्तक पाठक को अंत तक बांध के रख पा रही है तो लेखक ने कमाल का काम किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया। और मुझे उत्सुकता हो रही है ये जानने के लिए कि आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या आप अभी लिख रहे हैं, क्या फ्यूचर में कुछ आने वाला है? मैं शायद पहली बार इस चीज़ को अपने परिवार और प्रकाशक के अलावा कहीं सार्वजनिक कर रहा हूँ। जी। पेंगुइन से ही मेरी एक नई किताब आ रही है भगत सिंह पे, और वो किताब में मैंने कोशिश की है कि भगत सिंह का समग्र, उसका बचपन, उसका किशोरपन, उसका जवानी, उसका क्रांतिकारी जीवन और शहादत के बाद का भविष्य भगत सिंह को लोग एक साथ जान पाएँ। अच्छा। तो उस किताब का नाम ही मेरे भगत सिंह है, और वो किताब भी पेंगुइन से आ रही है और वहाँ पे उस पर काम शुरू हो चुका है। और उसके बाद में मैं अपनी धारा पे फिर लौट आया हूँ। अगली किताब में तालाब पे ही करूँगा। अच्छा। जी चलिए सर, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इस पुस्तक का। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय में दिया। धन्यवाद इतनी अच्छी बातचीत के लिए। तो ये थे पंकज सर। अगर आप जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन को समझना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं, उनके संघर्ष को जानना चाहते हैं, तो ये पुस्तक आप ही के लिए है। इस पुस्तक को जरूर एक मौका दीजिए, ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। फिर मिलेंगे एक नए पुस्तक के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।